हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ ये है पार्ट 4 सिविक्स चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास 9th। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोकसभा में जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी सीट्स 84 हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब जो सीट्स या कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो रिजर्व करी गई हैं जो अनटचेबल लोग थे या फिर जिनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत होती है माइनॉरिटी ग्रुप को, उसके लिए रिजर्वेशन बनाई जाती है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है वोटर्स लिस्ट। तो वोटर्स लिस्ट की जहाँ बात आ रही है इसमें हम ये देखेंगे कि जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फाइनल हो जाती है नेक्स्ट स्टेप होता है वोटर्स लिस्ट बनाने का कि कौन कौन सा जो सिटीज़न है वो वोट दे सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ईच एंड एवरी सिटीज़न को राइट है वोट देने का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, रिलीजन, कास्ट और एनीथिंग। तो यहाँ पर हर इंसान जो कि 18 ईयर्स से ज़्यादा है वो एलिजिबल होता है वोट देने के लिए। पर यहाँ पर क्रिमिनल्स को और अनसाउंड माइंड पर्सन को वोट देना अलाउड नहीं है। क्रिमिनल्स को क्यों नहीं है? जो इंसान खुद ही क्रिमिनल है वो कैसे जज कर सकता है कि हमारा जो रूलर हो वो कैसा हो, और अनसाउंड माइंड जो होता है वो कैपेबल नहीं होते वोट देने के लिए, इसलिए उनको वोट देने का अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये होती है वोटर्स लिस्ट जो बनना शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलग अलग करने के लिए कि कौन से लोग वोट दे सकते हैं और कौन से नहीं, एक कार्ड बनता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, इसके फुल फॉर्म भी आपको लिखने को आ सकती है। तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एक वो कार्ड होता है जो आपको घर में ही प्रोवाइड कराया जाता है कि आप जब वोट देने जाएंगे तो अपने साथ ही अपनी आइडेंटिटी लेके जाएं, ताकि ये क्लियर हो सके कि ये जो पर्सन आए हैं, सिटीज़न आए हैं वोट देने, वो वाकई ही उनके पास राइट है वोट देने का। तो ये अपने साथ जो है वो सिटीजन्स लेकर जाते हैं एट द टाइम ऑफ वोटिंग। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। तो एक और चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी कि जितने लोग वोटर्स लिस्ट में होते हैं, मतलब जो क्रिमिनल नहीं है या अनसाउंड माइंड के नहीं हैं, वो सब एलिजिबल होते हैं अगर वो नॉमिनेशन के लिए भी खड़ा होना चाहते हैं फॉर रिप्रेजेंटेटिव। तो वो सब लोग अलाउड होते हैं, एलिजिबल होते हैं। डिफरेंस ये है कि वोटर्स लिस्ट में आने के लिए आपको 18 ईयर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन नॉमिनेशन के लिए आपकी एज जो है वो 25 ज़रूर होनी चाहिए। हर वो सिटीज़न जो 25 का है और बाकी चीज़ों के लिए एलिजिबल होता है वो सब नॉमिनेशन के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, और भी आगे चीज़ें आपको मैं 3-4 पॉइंट्स बताऊंगी, वो आप ज़रूर नोटिस कर लेना, और वो आपको क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि एक पार्टी होती है, मान लो कि एक तो होते हैं जैसे BJP है, कांग्रेस है, जो बहुत पहले से पार्टीज चल रही हैं, लोक दल है, बहुत सारी पार्टीज हैं ऐसी। तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो पार्टी होती है उनमें से ही एक बंदा नॉमिनी के लिए खड़ा कर देते हैं। तो वो पार्टी डिसाइड करती है कि हमारी पार्टी से कौन सा पर्सन जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव हमें खड़ा करना है, तो वो उसको चूज करके उसको टिकट दिला देते हैं, मतलब एक पार्टी बना के उसको टिकट मिल जाती है कि हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। अब वो जो पर्सन है उसको भरना होता है एक नॉमिनेशन फॉर्म, और साथ में देनी होती है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जबकि अगर हम दूसरा केस देखें कि कोई पर्सन अगर इंडिपेंडेंटली खड़ा हो रहा है, किसी पार्टी से खड़ा नहीं हो रहा, प्रोसीजर उसके लिए भी सेम रहेगा कि उसको भी नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और थोड़ी सी सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। जब आप ये नॉमिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं, सिक्योरिटी की फीस भर रहे हैं, तो आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, अदरवाइज आप नॉमिनेशन में खड़े नहीं हो सकते। पहला है कि क्रिमिनल केसेस, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट नॉमिनेशन के लिए खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस ना चल रहा हो।
दूसरा होता है कि डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली। उनको अपने बारे में एसेट्स कितने हैं, उनके एसेट्स मतलब जो उनके पास पैसा, लैंड या फिर जो जो चीज़ें हैं, किसके पास फैक्ट्री है, गाड़ी है, ये आपको पहले डिटेल देनी होती है। और अपनी लाइबिलिटीज़ की भी देनी होती है कि आपके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ कि क्यों पूछते हैं ये। क्योंकि कोई भी पर्सन जब इलेक्शन में खड़ा होता है और जब 5 साल का उसका टेन्योर पूरा होता है तो ये जज किया जाता है कि 5 साल में उसने एज कैंडिडेट कितना अर्न किया है। अब जो उनको फ़ी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनको सैलरी मिलती है, अगर वो उनका 5 साल का जो अमाउंट है उस सैलरी से ज़्यादा होता है तो फिर उस पर केस किया जा सकता है कि आप इतना सारा अमाउंट कहाँ से लाए। तो ऐसा भी चांस होता है ना कि अगर वो पॉलिटिकल एक स्टैंडर्ड पे हैं और अगर वो कुछ करप्शन से पैसा लोगों से ले रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। इसका हिसाब किताब लगाने के लिए एक बार शुरू में डिटेल ली जाती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की और एक बार बाद में डिटेल ली जाती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, ताकि जज किया जा सके कि किसी पर्सन ने करप्शन से पैसा तो नहीं कमाया इन 5 साल के टेन्योर में। तीसरा जो रीज़न है वो है, तीसरा जो एक एस्पेक्ट है वो ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ये देना ज़रूरी होता है। ऑल्दो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं होता लीडर्स के साथ, ये बहुत अलग बात आपको लगेगी, बट जो एक लीडर होता है उसके लिए ज़रूरी बस ये माना जाता है कि उसके लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे हों और वो लोगों की प्रॉब्लम को समझे और उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे। अगर वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेके आ रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इसके नीचे आपको एक पैराग्राफ में आपकी एनसीईआरटी में दिख भी जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स। इसमें यही चीज़ लिखी हुई है कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई हाई डिग्री ले रखी हो, लो डिग्री ले रखी है तो उससे लीडर्स बनने में कोई दिक्कत आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? इलेक्शन कैंपेन होता है अनाउंसमेंट या फिर अपनी पार्टी के बारे में बताना लोगों को। अब जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, मैं मेजरली इन दोनों की एग्जांपल इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये बहुत पुरानी पार्टीज़ हैं। तो जब भी ये कैंपेनिंग मतलब लोगों को इंट्रोड्यूस कराना कि हम भी रिप्रेजेंटेटिव के नॉमिनेशन के लिए खड़े हो रहे हैं और अपने दिल की बात बताना कि हम क्यों खड़े हो रहे हैं और हमारे अगर जीतने से लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये सब कवर होगा इलेक्शन कैंपेन में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ये वाला टॉपिक मैं आपको क्लियर करूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियो, तो बने रहे मेरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।